इस सत्र के अध्यक्ष रामलाल जी, सत्र के अध्यक्ष रामलाल जी कहा मैंने? हाँ तो आप, हाँ हाँ समस्या है तो और डायस पर उपस्थित हमारे तिलक कुमार जी और हमारे नरेंद्र जी, सोंदिया जी और परमार साहब और उपस्थित भाइयों बहनों, ये जो सब्जेक्ट है ये मैं कल आपके प्रेसिडेंट से, उन्होंने कहा कि सर एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप पार्टिसिपेट करते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ साथी आए ही नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहीं हूँ 2 दिन के लिए, तो मैं डेफिनेटली पार्टिसिपेट करूँगा। और तब मैंने बोला कौन से सब्जेक्ट है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मूल निवासी पहचान वाला भी पढ़ के बताया, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आया ज़्यादा उस वक़्त। ये विषय अभी जो लिखा है इसमें, ये विषय चर्चा के लिए है जातिगत जनगणना और मूल निवासी पहचान। तो जब मैं अभी इसको पढ़ रहा था तो यहाँ 2 विषय दिख रहे हैं मुझे। एक विषय नहीं लग रहा है, एक है जातिगत जनगणना और दूसरा है मूल निवासी पहचान। अब इसको कैसे लिंक करें, ये भी एक मेरे दिमाग में समस्या आई है। तो इसको लिंक होता है या नहीं होता है मेरे स्पीच में, वो आपने देखना है। एक्चुअली हम अपने आंदोलन में जातिगत जनगणना को एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। क्यों बनाया है? जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए? मेरा ख्याल है तिलक कुमार जी ने काफ़ी डाटा आपके सामने रखा और पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कैसे मतलब नौटंकी कर रहे हैं, वो सब बातें उन्होंने बताई। और वो सच भी है, वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो ये करना नहीं चाहते और हम चाहते कि जातिगत जनगणना हो। हम क्यों चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, ये एक इशू है। आप ये देखेंगे कि भारत के संविधान में जो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है, प्रस्तावना में, प्रस्तावना ना कहे प्रियम्बल में ये सब चीज़ें लिखी है। मतलब बाबा साहब ये चाहते थे कि एक नया समाज संविधान के माध्यम से बनाया जाए। अभी जो समाज जो है वो समाज ठीक नहीं है, जिसमें हम अपमानित होते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि जो अपमानित होना चाहता है। उत्तर प्रदेश में है कोई ऐसा? फिर वो सुनेंगे नहीं मेरी बात। मैं ये पूछ रहा हूं हमारे अध्यक्ष महोदय से कि कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति है कि वो अपमानित जीना चाहता है? या पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति है या हो सकता है कि जो अपमानित जीवन जीना चाहता है? मेरा ख्याल है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर इस देश में ये जाति है, जाति की पहचान है, जिस पहचान से मूल निवासी बहुजन समाज को जिन जातियों में उन्होंने रखा है, उन जाति की पहचान से हम अपमानित होते हैं या सम्मानित होते हैं? मुझे भी कम सुनाई आता है इनके जैसा। अपमानित होते हैं या सम्मानित होते हैं? अपमानित होते हैं। जिस पहचान से हम अपमानित होते हैं
वो पहचान पकड़ के रखना चाहिए या फेंक देना चाहिए? उसको फेंक देना चाहिए। ये सच्चाई है एक तरफ। तो फिर दूसरी तरफ यह है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हम बोल रहे हैं। दो चीजें है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जातिगत पहचान से हम अपमानित होते हैं, तो इसको फेंक देना चाहिए। यह भी हमारे आंदोलन का मुद्दा है। और दूसरी तरफ हम ये बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये कैसे हम इसको, मतलब उसको क्या कहेंगे, ये डाइकोटोमी, अंग्रेजी में एक शब्द है कि ये डाइकोटोमी है, और इसको कॉन्ग्रुअस कैसे बनाया जाए, ये दोनों को कैसे समझा जाए कि हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। जातिगत पहचान छोड़ भी देना चाहिए और जाति की जनगणना भी होनी चाहिए। तो इसके दो संदर्भ है। ये दोनों भिन्न भिन्न अंग से आते हैं। एक ये है कि भारत के संविधान में जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, इस देश के हर नागरिक को उसका बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, जीवन के हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। अब इस व्यवस्था में ये जो व्यवस्था है, एग्जिस्टिंग व्यवस्था, ये जाति के आधार पर बनाई गई, और इस व्यवस्था को बाबा साहब खत्म कर देना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो जो बनाई गई वो अभी है। जो जाति के आधार पर व्यवस्था बनाई गई, पहले वर्ण के आधार पर बनाई, फिर उसको वर्ण को जाति में मतलब डिवाइड कर दिया। ये जो व्यवस्था है, इसको बाबा साहब डिस्ट्रॉय तो करना चाहते थे, लेकिन अभी वो एग्जिस्टेंस में है। तो अगर वो एग्जिस्टेंस में है जाति की व्यवस्था, और लोगों को अधिकार देना चाहते हैं बाबा साहब भारत के संविधान के माध्यम से, और कितने देना चाहते हैं अधिकार? इक्वल अधिकार देना चाहते हैं। मतलब इस देश के ब्राह्मण को जितना मिल रहा है, उतना ही हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के किसी भी जाति के लोगों को भी उतना ही मिलना चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा? ये चाहिए, ये मिलना चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए, ये बात है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मिलेगा कैसे? तो तब मिल सकता है कि पहले उनका संख्या कितनी है, उनकी संख्या के अनुपात में अगर उनको दिया जाए, तो फिर किसी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर इस देश में ब्राह्मण 3% है, तो इस देश की बजट में उनके लिए कितनी व्यवस्था करनी चाहिए? 3% करनी चाहिए। इस देश में अगर मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 90% है, तो उनके लिए कितनी व्यवस्था होनी चाहिए? मतलब बजट में 90% व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये व्यवस्था जो उन्होंने बताया तिलक कुमार जी ने, वो डिस्प्रपोर्शनेट है। मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं है, जिनकी जितनी संख्या है उस अनुपात में नहीं है। वो संख्या भी, ये हम जो बोल रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि वैसी गणना हुई नहीं, जाति के आधार पर गणना नहीं हुई। ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है कि ब्राह्मण 3% है, शेड्यूल कास्ट के लोग 15% है, क्योंकि उनकी गणना हो रही है। शेड्यूल ट्राइब के लोग 7.5% है, क्योंकि उनकी गणना हो रही है। ओबीसी की गणना नहीं हो रही है। तो ये अनुमान है कि ब्राह्मण यहां सिर्फ 3% है। अगर ब्राह्मण ज्यादा होता और उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कम मिल रहा होता, ब्राह्मण की संख्या ज्यादा होती और
उनकी संख्या के अनुपात में भारत के बजट में व्यवस्था कम होती उनके लिए, तो ब्राह्मण क्या बोलता? जनगणना होनी चाहिए। वो नहीं बोल रहा है, इनफैक्ट वो ये बोल रहा है कि जनगणना नहीं होना चाहिए। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको पता है कि वो है कम और लेता, और उनके लोग पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट में बैठे होने की वजह से उनको ज्यादा शेयर दे रहे। हम क्यों बोल रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए? हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी संख्या ज्यादा है। अराउंड, गणना नहीं हुई लेकिन अराउंड 90% हम हैं। तो अगर हम 90% है तो उसके अनुपात में हमें कम मिल रहा है, जो दिख रहा है, पाल्पेबल है। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, लोगों की खान पान की व्यवस्था नहीं है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वो अपने बाल बच्चों की शिक्षा नहीं करा सकते, वो दिखता है, पाल्पेबल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जनगणना होनी चाहिए। तो जनगणना जब होगी तब ये पता चल जाएगा कि कौन कितना है, उनकी संख्या कितनी है। और इक्वालिटी के प्रिंसिपल को भारत के संविधान की दृष्टि से अगर इस्टेब्लिश करना है तो उनकी संख्या के अनुपात में उनको मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और इसलिए ये होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहते या नहीं करते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होने के बावजूद नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं करना चाहते। कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने से दे विल बी एट लॉस। कल भी मैंने ये बोला था कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। उनको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है? पहले कॉन्स्टिट्यूशन में उनको मोर देन देयर पॉपुलेशन मिल रहा है। देयर मतलब उनके लिए स्पेशल पावर्स थे, स्पेशल प्रोविजंस थे, स्पेशल राइट्स थे, विशेष अधिकार थे। तो वो उनके लिए नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कल ने भी बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ही बनाया है बाबा साहब ने। ये बात है कि इस देश में वो रहते हैं तो उनको भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए वो इक्वालिटी, तो इक्वालिटी मीन्स सबको मिलना चाहिए। बट फंडामेंटली ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए लिखा है बाबा साहब ने, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका 90% जो है उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और जाति के आधार पर समाज रचना है, इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये इस सब्जेक्ट का एक एस्पेक्ट है जो मैंने इतना ही इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना मुनासिब समझा। अभी दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ये अलग है। ये दूसरा ये है कि मूल निवासी पहचान क्यों होनी चाहिए। ये बड़ा है। ये बड़ा इसलिए है कि इस देश की सत्ता इन लोगों के हाथों में आ जानी चाहिए। ये अलग एरिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके समाज के इस तबके को सत्ता नहीं मिल सकती। भले ही ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सभी जरूरतें आज की तारीख में पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं कर रही है, और बाबा साहब ने भी ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मैं जला दूंगा। क्यों कहा था? ये राज्यसभा में कहा था बाबा साहब ने कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मैं जला दूंगा। तो बड़ा डिबेट हुआ, राज्यसभा में थे बाबा साहब 1953 से, मतलब रिसिग्नेशन देने के बाद फिर से वो राज्यसभा में चुनकर आए थे। तो वहां उन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मैं जला दूंगा। तो एक ब्राह्मण मेंबर पार्लियामेंट था, शायद मिनिस्टर नहीं था वो, उसका नाम मुझे याद नहीं है, पर ये है रिकॉर्ड में, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है ये। तो उसने क्वेश्चन किया बाबा साहब को कि ये आपने ही तो लिखा है, ये संविधान आपने लिखा है और आप इस संविधान को जलाने की बात कर रहे हो, ये कैसे? ऑफ कोर्स वो कांग्रेस ही था। तो बाबा साहब ने जो उसका जवाब दिया वो आप लिखित है, आप पार्लियामेंट के डिबेट पढ़िए, मेरे पास भी है, मेरे मोबाइल में है, लेकिन मैं तुरंत निकाल के, मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता क्योंकि ढूंढना पड़ेगा। वो पेज मैंने निकाल के रखा है मेरे पास।
तो बाबा साहब ये जवाब दे रहे हैं कि भाई देखो, कोई मंदिर होता है तो मंदिर किसके लिए बनाया जाता है। अभी ये मंदिर की कंसेप्ट उन्होंने उस वक्त की सिचुएशन में, अभी हम मंदिर को बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते और लेकिन हमारा समाज करता है, वो बात अलग है। लेकिन बाबा साहब कहा कि मंदिर किसके लिए बनाया जाता है, तो बोला कि मंदिर इसीलिए बनाया जाता है कि वहां भगवान आए, वहां रहे और जनता का वहां से रह के मंदिर से जनता का कल्याण, क्योंकि भगवान सबका बराबर है ऐसा बोला जाता है, तो वो जनता का कल्याण करे। लेकिन अगर उस मंदिर में शैतान आके बैठ गया तो क्या करने का, ये फिर बोला है उन्होंने बाबा साहब ने। अगर मंदिर में शैतान आके बैठ गया, अब शैतान आके बैठ गया तो जनता का तो भला होने वाला है ही नहीं। तो इसलिए फिर क्या करना चाहिए, तो वो उसको जला देना चाहिए, उसको दो मंदिर को तहस नहस कर देना चाहिए वाली जो बात है, अगर वो एनालॉजी अगर देखते हैं तो ये बात बाबा साहब ने कही। तो पहले मैंने बताया कि जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए। ये दूसरा जो मूल निवासी पहचान वाला मामला है, ये पूरा सत्ता ही अपने हाथ में लेने का मामला है, ये बड़ा मामला है और ये हमने कॉन्शियसली डिजाइन किया है। मूल निवासी पहचान की अवधारणा खापर्डे साहब ने 1992 ऑनवर्ड हम लोगों को बताया कि हम इस देश के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं और इसको फिर विकसित किया गया। तो मैं इसको सत्ता कैसे मिल सकती है, मूल निवासी पहचान के माध्यम से हम सत्ता में काबिज कैसे हो सकते हैं, यह बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले एक किताब है और मेरा ख्याल है मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन वहां लुधियाना में हुआ था, तब मैंने इस पर काफी विस्तृत रूप से बोला था। अभी उसी का कुछ रेफरेंस देके मैं बताना चाहता हूं कि एक डेविड रिच की किताब रिसर्च बुक है। डेविड रिच ने एक किताब मतलब रिसर्च किया है और उस किताब का नाम है हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर। हम कौन हैं, बड़ा फंडामेंटल सवाल उसने सिर्फ भारतवासियों के लिए ही नहीं उठाया, उसने वो सवाल संसार के सभी लोगों के लिए उठाया कि हम है ही कौन और हम इस धरती पर आए कैसे। इतना बड़ा सवाल उसने खड़ा कर दिया और उसका जवाब उसने फिर दिया। और वो एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी कर रहा है और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करते वक्त वो डीएनए स्टडी कर रहा है, मतलब डीएनए के आधार पर स्टडी कर रहा है। वो मतलब 10,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले वो मानव कंकाल जो मिले हैं, उस कंकाल क्या उसने पाउडर बनाए और पाउडर बना के उस पाउडर के माध्यम से उसने डीएनए स्टडी करना शुरू कर दिया कि वो डीएनए उनका क्या है। तो उस डीएनए में उसको ये मिला, भारत के संदर्भ में भी किया, जो राखी गढ़ी में जो हुआ है हिसार में, राखी गढ़ी में जो कंकाल मिले उसके डीएनए का भी उसने स्टडी किया और स्टडी करके उसने ये पाया कि R1A1 डीएनए जो ब्राह्मणों का है वो राखी गढ़ी में जो कंकाल मिले उसमें वो मिलता नहीं। अब वो उसमें नहीं मिलता है, इसका मतलब हिसार में या इंडियन ईस्ट कॉन्टिनेंट में जो हमारी जो मोहनजोदाड़ो और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो वेरियस जगह जो जगह है, तो उसमें ये मिलता नहीं। इससे उसने ये साबित किया कि ये यहाँ के लोग, क्योंकि अगर ये यहाँ के होते तो उनका डीएनए उसमें मिलता, तो जब नहीं मिल रहा है तो यहाँ के नहीं है। और इसीलिए फिर ये जो मूल निवासी का जो लास्ट साइंटिफिक, जो कहीं है, लंबा हो जाएगा भाषण मेरा, मैं नहीं करना चाहता, कभी कैडर कैंप में पढ़ाने की बात है, ये यहां नहीं ज्यादा बताया जा सकता है। तो वो यहां के नहीं है और हम यहां के हैं। ये जो डीएनए स्टडी से
मतलब मोस्ट साइंटिफिक एविडेंस है ये। बाकी लिंग्विस्टिक एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये अलग अलग एविडेंसेस में मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वो यहां के लोग नहीं हैं। बट ये मोस्ट साइंटिफिक एविडेंस है, इससे ये पता चला कि वो यहां के लोग नहीं हैं। अब वो यहां के लोग नहीं हैं तो सिंपल सी बात है, फिर यहां राज किसका होना चाहिए? जो यहां के नहीं है उनका राज होना चाहिए या जो यहां के है इनका राज होना चाहिए? तो नेचुरली ये तो सिंपल सी है। गांधी ने ये ब्रिटिशों को यहां से भगाया, क्या कह के भगाया? भी तुम यहां के नहीं हो, यू कांट रूल ओवर अस, हमारे ऊपर आप राज नहीं कर सकते क्योंकि तुम यहां के नहीं हो। ये मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्लॉज है। वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्लॉज ये बोलता है कि हम डिसाइड करेंगे कि हमारे ऊपर किसका राज होना चाहिए। आप नहीं डिसाइड कर सकते। ये सिंपल सा है। मैंने क्या खाना चाहिए वो रवि डिसाइड करेगा या मैं? लॉ ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। मुझे क्या खाना चाहिए पंकज रवि डिसाइड करेगा या मैं डिसाइड करूंगा? बिकॉज इट इज ए सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो लाइक वाइज नेशनल लेवल पे इसको देखते हैं तो वो ऐसा इस ढंग से ही आया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर राज नहीं कर सकता। अगर राज कर सकता है ऐसा जैसे ही बोलोगे तो क्या होगा? जो थ्रेट, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके खिलाफ में जो होता है कि ड्यूरेस, दबाव, ये सब आए हुए। हम कस्टम में थे, मतलब जब किसी का एविडेंस रिकॉर्ड करते थे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते थे तो उसमें उसको बहुत पीटते थे क्योंकि वो बताते नहीं थे तो पीटते थे, और पीटने के बाद उससे हमको जो लिखवाना है वो लिखवाते थे। लेकिन लास्ट में लिखते थे कि मैंने ये जो स्टेटमेंट दिया ये मैंने अपने स्वे इच्छा से दिया, विदाउट एनी ड्यूरेस, विदाउट एनी कंपल्शन, ऐसा लिखते थे। तो मैं ये बता रहा हूं ये हमारी कास्ट भी ऐसी है। हम कोई कास्ट वास के बनना नहीं चाहते। कौन बनेगा? जिसका अपमान होता है वो उस कास्ट का आदमी बनना चाहेगा। ये हमारे ऊपर भी ऐसा ही हुआ। ये लंबा मामला है इसलिए मैं अभी उसमें नहीं जाता। तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के क्लॉज के तहत इस देश पर हमारा राज होना चाहिए क्योंकि हम यहां के मूल निवासी हैं। पाकिस्तान अलग कैसे हुआ? पाकिस्तान अलग कैसे हुआ? जो भी चीज, लेकिन जिन्ना ने क्या स्टैंड लिया? जिन्ना ने यह कहा कि भैया हम तुम अलग लोग हो और हम, तुम अलग और हम अलग, तो इसलिए आप हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते, इसलिए हमको अलग से चाहिए। क्योंकि वो ब्रिटिश थे तो वो ब्रिटिश ने करा दिया, उनके भी अपने इंटरेस्ट थे। तो आप ये देखेंगे कि मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत हम 90% लोग मूल निवासी हैं, हम किसी जाति के लोग नहीं हैं। तो ये आपको राज दिला सकता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन के क्लॉज में अगर हम 90% लोग इस देश में हैं तो फिर हम इस पर, देश पर राज कर सकते हैं। और इसके लिए 3 हथियार जो मैं पॉलिटिकल पार्टी के स्पीचेस में समझाते रहता हूं कि 3 हथियार है हमारे पास। एक है भारत का संविधान, जो लोगों को पता नहीं है अभी तक, जिसको समझाने का, बताने का कार्यक्रम BS4 माध्यम से हो रहा है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रास रूट जाकर समझाना चाहिए लोगों को कि आपके अधिकार यहां है, और वो जमीनी स्तर पर अगर लाना है तो आपको जो दूसरा अधिकार है वो है वोट का अधिकार। उसमें बहुत ज्यादा ताकत है। वो किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया, मोदी को दिया एज ए पर्सन। किसी प्राइम मिनिस्टर को यह अधिकार नहीं है, किसी राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार ये सिटीजन को है, और आपको जितना, उनको जितना है उतना ही आपके पास है, और आप इस देश में 90% है। तो इसका अगर सही इस्तेमाल करते हो
सही लोगों को चुनकर भेजते हो तो आप सत्ता में आ सकते हैं। और उन्होंने एक जगह कहा कि आई हैव वर्चुअली मेड यू द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री, मैंने बना दिया आपको इस देश के रूलर्स, क्यों? इस वोट के अधिकार के तहत। ये भी लिखा है बाबा साहब ने। तो आप ये देखेंगे कि आपका संविधान, आपका वोट का अधिकार, और तीसरा मूल निवासी पहचान, ये तीन ही हथियार है। अगर इन तीन हथियारों का सही इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो इस देश की सत्ता हम अपने हाथ में ला सकते हैं। नहीं तो मुझे और कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है। और ये हथियारों का सही इस्तेमाल करोगे आप और गांव-गांव का जाके बताओगे इनका इंपॉर्टेंस, अगर ये करते हो तो सत्ता हमारे हाथ में जरूर आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय